आपको 10 साल बाद आज याद आया क्या पुलिस दिल्ली के स्कूल्स को देश इस के प्रकार का देश के नोटिफिकेशन देश देना के है? पार्लियामेंट के अंदर इस ये प्रकार इनके के नेता क्या लोगों बोलते को हैं भ्रमित करने की कि आम आवश्यकता आदमी नहीं है पार्टी मेरे को जो भाई। है वो आप इलीगल लोगों इमिग्रेंट ने, सिखाते हैं। आप ये इनके यू आर नेता ने फुल्ली बोला देश की रिस्पॉन्सिबल। पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली के अंदर में जिस 53% प्रकार लोगों ने से हम लोगों रोहिंग्या को जिता के मुसलमानों की तादाद विधानसभा बढ़ी में है, भेजा। ये आम 53% आदमी लोगों को पार्टी इलीगल शुद्ध रूप से उसके इमिग्रेंट लिए कहते हैं। जिम्मेदार है। इसमें कहीं कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। फेलियर गवर्नमेंट है इसमें ये, कहीं कोई फेलियर डाउट पार्टी है नहीं ये, है। कोई काम इनमें ठीक इन्फिल्ट्रेशन से नहीं हुआ हो है, पाता, इसको केवल और मैं केवल एग्री कर रहा दोषारोपण हूं, करना आता है लेकिन इनको। आपने उनको पुलिस इनके राजनीतिक और अंडर, आर्थिक रूप से सिक्योरिटी इनके अंडर, होम संरक्षण मिनिस्ट्री दिया। इनके इस अंडर, बात को बॉर्डर आपको एग्री सिक्योरिटी करना इनके चाहिए। अंडर, और देश के अंदर इलीगल राज बिहारी मेरे इमिग्रेंट साथ पार्टी मौजूद की हैं, है, वरिष्ठ इसके पास पत्रकार है कोई राज जवाब बिहारी नहीं जी। है। आपने बीजेपी को सुना, आपने आम आदमी पार्टी को सुना। बीजेपी कहती है घुसपैठ हो रही है, लेकिन संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। नव्यांश शर्मा ने कहा कि देखिए साहब, 9,000 तो अकेले उत्तर प्रदेश में है, 3,000 के पास वैलिड आधार कार्ड बन गए हैं। वो कैसे बन गए हैं? हमने तो रोकने के लिए, चिन्हित करने के लिए बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है। क्या कहें, किसकी बात माने, किसे सच माने? आपका जवाब। देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि मैंने 2 साल पहले जब मैं पुस्तक लिख रहा था बंगाल के ऊपर, तो ये बताया गया था पश्चिम बंगाल में ही बहुत बड़ी संख्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों की। और उस समय पूरे देश में करीब 2 करोड़ लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए बताए गए थे। देखिए, शिवम छाबड़ा को पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले उस समय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मदन लाल खुराना हुआ करते थे। उन्होंने एक टीम बनाई थी और उस टीम ने पूरी दिल्ली में कितने वोटर फर्जी तरीके से बने हुए हैं, तो उस समय लगभग 6.5 लाख घुसपैठिए मतदाताओं के वोट काटे गए थे। एक बार दोबारा बताइए, दर्शक सुनना चाहते हैं। 1996 में मदन लाल खुराना साहब ने एक टीम बनाई और टीम ने जांच की, और जांच में कितने निकले राज बिहारी जी? 1993 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे पहले दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मदन लाल खुराना थे। उन्होंने एक टीम बनाई थी अपने नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, और ये बड़े पैमाने पर काम हुआ था कि फर्जी वोटर और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए उनका पता लगाकर उनके वोट कटवाने का काम किया गया था। और 6.5 लाख वोट उस समय काटे गए थे। ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद में अगले चुनाव में जो 98 में हुए, फिर वोटरों की संख्या बढ़ गई। और खास तौर से ये जो मतदाता होते हैं, ये जे कॉलोनी या जो अनुसूचित जाति के लिए क्षेत्र आरक्षित है, उनमें ज्यादातर ये लोग बसे हुए थे। कुछ लोग बड़े नेताओं की भी कॉलोनी में थे। मतलब जैसे अगर हम गोल मार्केट की बात करें, जहां से 1998 में शीला दीक्षित विधायक चुनी गई थी, या हम मंडा लक्ष्मी नगर की बात करें, वहां भी बड़ी संख्या में, क्योंकि यमुना के किनारे और रेलों की पटरियों के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बाद में वहां से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में जो बांग्लादेशी हैं वो बड़ी संख्या में रह रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि किसी व्यक्ति की टक्कर हो गई, बच्चा घायल हो गया, उसका परवार ही सामने नहीं आया, क्योंकि वो अपनी पहचान होने के डर से सामने नहीं आए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है सबका ये मानना होगा कि दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, भारत में भी बड़ी संख्या में है, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर एक ग्राम पंचायत की प्रधान है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी वहां पर ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन किसी को वापस नहीं भेजा गया। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हम दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को सुन रहे थे कि मेघालय से होके आते हैं। अगर आप मेघालय में गए हो तो आप देखेंगे कि मेघालय में जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है वो एकदम खुली हुई सीमा है। वहां से लोग बड़ी आसानी से आते जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल में जो भारत बांग्लादेश से जो लगती सीमाएं हैं, जहां से आना जाना होता है, वहां पर तो बड़ी संख्या में दलाल बैठे रहते हैं कि आपको बांग्लादेश जाना है या बांग्लादेश से आना है।
अब इस पर कुछ रोक लगी है, लेकिन ये रोक भी पूरी तरह से नहीं लगी है। ये रोक क्योंकि भी अब पूरी भी तरह लोग से बड़े नहीं अभी लग पा रही है और तरीके यही से कारण आते है जाते रहते कि हैं। अभी भी घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ हो रही है और तमाम लोगों ने यहाँ के फर्जी कागजात के आधार पर नागरिकता ले ली है। नागरिकता तो छोड़ दिए, चुनाव भी लड़ रहे हैं। नीरज राय मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज साहब, नागरिकता छोड़ दीजिए, लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, चुनकर भी आ जा रहे हैं और चुनने के बाद किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण भी ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस इलाके से वो चुनकर आ रहे हैं उस इलाके में एक बड़ी जमात उसकी होगी ना, उसके फॉलोअर होंगे, तभी तो वो चुनकर आ रहे इतनी आसानी से। अनम्यूट कर लीजिए आपका फोन। मनोज भाई, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया, टॉपिक भी अच्छा है। आपने प्रधान चुनकर आने की बात किया है। इससे तो देश में 71 के बाद आए हुए घुसपैठी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी जिस घुसपैठी की बात करी जा रही है, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी कराने की जब उस समय 40 लाख चिल्लाया जा रहा था। 40 लाख नहीं, 1600 करोड़ रुपया देश का खर्च हुआ तो 19,65,000 लगभग घुसपैठी निकल कर आए थे, जिसमें कि 11 लाख कुछ हजार से हिंदू निकले थे। और उसी दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का ये पता चला कि 1971 के बाद हमारे देश में आए हैं। आनंद फानन में चीजों को बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ जब शेख हसीना तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वहां पर, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री वहां पर जाकर कई प्रोजेक्ट पे उनकी चर्चाएं होती थी और घुसपैठियों को लेने के लिए भी बात करी थी। लगभग 125 के करीब में घुसपैठी वहां पर गए थे, बांग्लादेश भेजे गए थे। उसके बाद स्ट्रिक्टली मना कर दिया था शेख हसीना ने कि अब मैं नहीं ले सकती। उसके बाद सरकार बताए कि कितने घुसपैठियों को देश से बाहर किया गया, या जिन घुसपैठी और रोहिंग्या की बात करी जाती है वह क्या सिर्फ उन जगहों के लिए करी जा रही है जहां पर कि इनकी सरकार नहीं है। अभी राज बिहारी भाई साहब भी बंगाल के बारे में कह रहे थे कि 2 करोड़ घुसपैठी। 2020 में दिलीप घोष वहां पर अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका स्टेटमेंट था कि 2 करोड़ घुसपैठी देश में है, जो कि 1 करोड़ सीधे बंगाल में है। लेकिन उसके उलट सरकार की तरफ से आंकड़ा आता है, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनके तरफ से आंकड़ा आता है कि 1,10,000 घुसपैठी है जो बांग्लादेश से आए थे, यहाँ पर उनका वीजा एक्सपायर होने के बावजूद देश से बाहर नहीं। तो पहले तो सरकार यह क्लियर करे कि घुसपैठी कितने हैं, रोहिंग्या कितने हैं और यह आए कैसे हैं। जब ये आए हैं तभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि बॉर्डर की सिक्योरिटी किसकी होती है। अगर दिल्ली के अंदर ये पहुंच रहे हैं तो कितने प्रदेश को क्रॉस करके आ रहे हैं। क्या हमारे देश की एजेंसियां इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि फर्जी वेबसाइट संचालन करके उनको क्लियर कर दिया जा रहा है कि नहीं आप यहाँ पे रहोगे। देखिए, एक बात तो गंभीरता से समझिए, क्योंकि जिस तरीके से राज बिहारी जी बता रहे थे कि देश की इतनी बड़ी सीमाएं, 140 करोड़ की आबादी है और सीमाएं जो तमाम ऐसी सीमाएं जो कि बांग्लादेश से लगी हुई हैं, सरहदों पर आप जाएं जहां पर दोनों देशों का बॉर्डर मिलता है, बहुत आसानी से आना जाना होता है, बहुत रोक टोक होती नहीं है, क्योंकि वहां पर जो उनका सांस्कृतिक मेल जोल है वो ऐसा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का हो और मेघालय का हो। तो आप कैसे चिन्हित करेंगे? वहां पर आवागमन बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। मेरे साथ ओम तिवारी मौजूद हैं। ओम तिवारी साहब, पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि घुसपैठ अगर सबसे ज्यादा कहीं होती है तो पश्चिम बंगाल से होती है, और वहां पर ममता बनर्जी इस बात को लेकर संरक्षण भी देती हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने खातून का भी है कि वो लवली खातून चुनाव भी लड़ गई, चुनाव लड़कर ग्राम प्रधान भी बन गई और उसके बाद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन भी कर लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साहब, घुसपैठियां अगर बंगाल में हुई हैं तो इसके साथ साथ असम और बहुत राज्यों में भी हुई, ये जग जाहिर है और ये हम देख पाते हैं। पिछले इतिहास में असम में क्या हुआ ये सबको पता है, कितने लोग को उन्होंने ये किया था। लेकिन बात जब आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको संरक्षण दे रही है, ये सरासर मैं जितना जानता हूँ कि ये गलत साबित किया हो सकता है। क्योंकि जो अगर कोई आज इस लोग के देश में, डेमोक्रेटिक देश में हर किसी को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, कोई अगर अपना वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ किसी के पास अगर है तो कॉल, वो आधार कार्ड हो या वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, ये दोनों कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करती। ये सारी जो आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ये नेशनल ब्यूरोक्रेसी द्वारा ये सब बनाए जाते हैं और ये सब अगर किसी के पास है और वो अगर
कोई भी हमारे पार्टी में आके या किसी भी पार्टी में जाके अगर योगदान करे और वो इलेक्शन लड़ना चाहे, एंड दैट इज फ्री, का वो हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। इससे आप ये कतई भी नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको व्यक्तिगत रूप से। लेकिन ओम तिवारी साहब, आपके पास जो आधार कार्ड है, जो पहचान पत्र है, पहचान पत्र की पुष्टि करने का कि वो सही है गलत है, इसका अधिकार किसके पास है? इसका अधिकार तो जिला प्रशासन के पास है ना। अच्छा, जिला प्रशासन भी आधार कार्ड बनाता है या जन्म प्रमाण पत्र बनाता है, तो कम से कम उसके रूट में जाने की कोशिश करता है कि वाकई आधार कार्ड तो बन गया, आधार कार्ड तो मैं अभी आपको बनवा के आपका दे देता हूं, आधार कार्ड आपको कब चाहिए बताइए, लेकिन कम से कम उसके रूट में जाकर तो पता चलेगा ना कि वो सही है गलत है। तो सर हम लोग इस देश में हैं जो हम लोग का अमृत काल और हम लोग का देश बदल रहा है क्या? इस समय में हम लोग हैं जहाँ पर 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए में हम इंडिया न्यूज जैसे चैनल के डिबेट में बैठ के एंकर साहब से हमको जानने को मिल रहा है कि वो हमको आधार कार्ड तुरंत बनवा के देंगे। ये तो बहुत आश्चर्य की बात तो है ही। बन रहा है, 200 रुपए में बन रहा है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 200 रुपए में ये आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उसके बाद ये एक जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र में वो क्यूआर कोड होता है और जब क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो वो सीधा जाकर खुलता है एक फर्जी वेबसाइट पर और वो फर्जी वेबसाइट उसकी पुष्टि कर देता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबसे मिलकर जांच करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये एक्शन हो भी रहा है। ये बड़ा सवाल कर दिया। ये देखिए नव्यान साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि सरकार को उस पर जांच करनी चाहिए और सरकार चिन्हित करे ऐसे लोगों को, बिल्कुल सही बात है, चिन्हित करे और शायद जब इस तरह के बयान आएंगे तो ये सवाल भी खड़ा होगा और सवाल किसके ऊपर खड़ा होगा? ये सवाल खड़ा होगा शिवम छाबड़ा साहब के ऊपर। लेकिन नीरज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं तो मनोज भाई ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और आप देश की जो प्रमुख विपक्ष की पार्टी है उसके प्रवक्ता से बात बिना किए आप क्षेत्रीय पार्टियों और राजनीतिक विश्लेषकों से बात कर रहे हैं। ये पता नहीं किस तरीके का संचालन आपका है। मुझे तो इस बात पर जवाब देने से पहले राज बिहारी जी को एक चीज याद दिलानी थी, इसीलिए हाथ उठाया था, क्योंकि आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। जो इन्होंने 1993 का जिक्र करके, शिवम हमारे मित्र हैं, भाई हैं, लेकिन जो खुराना जी का जिक्र किया कि उनकी मुहिम थी, राज बिहारी जी को शायद याद नहीं होगा कि ये अरुण नेहरू की मुहिम हुआ करती थी और वो पूरे 1980 के दशक में अरुण नेहरू ने ये मुहिम चलाई और कांग्रेस पार्टी ही उसमें आगे बढ़कर कर साथ देती थी। तो ये क्रेडिट किसी को चिपका देना, ये सोचते हुए कि पैनल पर किसी को कुछ मालूम नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात मनोज जी, मैं तो आपके ऊपर भी सवाल छोड़ देता हूं। आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर ये जो नवरत्न हैं मोदी जी के कैबिनेट के, रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर, उनकी जो नाकामयाबियों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं तो उसमें इजाफा और तो करते चलिए कि ये किस तरीके से बताना भूल जाते हैं कि इस देश में आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप की प्रामाणिकता नहीं है। आधार कार्ड एक सिर्फ नंबर है, लेकिन अगर उसके आगे बढ़कर किसी का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है वो तो म्युनिसिपल एजेंसी का काम था। दिल्ली में पिछले 15 साल में, आप साल छोड़ दीजिए पिछला वाला, तो आम